बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिपेयर ऑफ द ब्रोकन बोन्स। ठीक है जी, इसमें जो शॉर्ट लॉन्ग बनते होंगे वो साथ साथ स्क्रीनशॉट की शक्ल में आपको स्क्रीन पर शो भी हो जाएंगे। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसमें हम देखेंगे बॉन्ड टूटती कैसे है, क्यों है और फिर जुड़ती कैसे है। तो रिपेयर ऑफ ब्रोकन बोन्स में यानी यहाँ बात करी जा रही है ब्रोकन बोन को। वर्ड जो ब्रोकन बोन है इसके लिए प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल होता है फ्रैक्चर। क्या वर्ड इस्तेमाल होता है बेटा? फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर का सिंपली मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ द हार्ड कनेक्टिव टिश्यू। वही होते हैं ना, बोन को ही बोलते हैं ना, तो ब्रेक डाउन ऑफ द बोन। क्लियर? कहीं से भी टूट जाना। अब ये जो फ्रैक्चर होता है ना बेटा, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बोन के बारे में अगर मैं आपको बातें करना चाहूँ कि ये जो बोन होती है ना, बोन बेटा जी, इस बोन की रिमार्केबल स्ट्रेंथ होती है। इस बोन के अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक ने ताकत रखी हुई है। इस बोन के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा पावर रखी हुई है। हम बोलते हैं बोन की रिमार्केबल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है जी, बोन रिमार्केबल स्ट्रेंथ। लेकिन फिर भी कभी कभी ये टूट जाती है। टूटी है कभी? चलो जी, यानी फिर भी ऑफन बोलते हैं अक्सर को। अक्सर टूट जाती, अक्सर टूट जाती, अक्सर टूट जाती है। और ये जो अक्सर टूट जाती है, इसमें से एक वजह हादसात का होना भी है, हादसे का होना भी है। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक हमें बात समझ आ गई कि बॉन्ड टूट जाती है, हादसे की वजह से टूटती है। अब ये जो टूटना है, फ्रैक्चर होना है, इसकी डिफरेंट किस्में हैं। वो मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि आपकी बुक में नहीं है। हेयर लाइन फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर, कम्प्लेक्स या कंपाउंड फ्रैक्चर। हेयर लाइन फ्रैक्चर क्या है कि बोन है, बोन और ये बोन है, और इस बोन के ऊपर कोई तड़ेड़ या दरार सी आ गई ऐसे। ठीक है, एक्सरे में नज़र आ रहा है एक हेयर जैसा स्ट्रक्चर, लाइन सी नज़र आ रही है, हेयर लाइन फ्रैक्चर। और अगर ये ऐसे टूट जाती, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल फ्रैक्चर। ठीक है, लेकिन अगर ये टूटे कुछ इस तरह, कहीं से ज़्यादा कहीं से कम, ठीक है, तो इसको कंपाउंड या कम्प्लेक्स फ्रैक्चर बोलते हैं। क्लियर? तो ये फ्रैक्चर की थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होगी। अब हमने देखना है इसके कॉजेज़ क्या हैं, किस वजह से फ्रैक्चर होता है। ठीक है, डिफरेंट वजह। अब आपकी ज़िंदगी में जो फ्रैक्चर हुआ होगा आपको उसकी वजह लाजमी पता होगी, लेकिन बाकी भी है। अब फ्रैक्चर यंग लोगों में किसी और वजह से होता है, हमारे जैसे बूढ़े लोगों में किसी और वजह से। ठीक है जी, सारे बूढ़े बैठे हैं ना हम यहाँ? नहीं, अच्छा चले। यंग लोगों में इसकी क्या वजह हो सकती है? ठीक है, उछल कूद, मसलन कहीं से गिर जाना, ठीक है, इंजरी आ जाना। अब इंजरी भी दो तरह की हो सकती है। स्पोर्ट्स में इंजरी आना, ठीक है, या वन व्हीलिंग करते हुए इंजरी आ जाना, कट्टे मारते हुए इंजरी आ जाना, तो इसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल इंजरी। ठीक है, अब यंग के बाद बेटा ओल्ड एज में, आपकी बुक के वर्डिंग बड़ी कमाल है इसको लेके। ओल्ड एज में वो कहता है कि जब बंदा बूढ़ा होता है ना, तो बोन जो सी है ना, बोन्स वो नंबर 1 वीक हो जाती हैं, प्लस सॉफ्ट हो जाती। इस वजह से ओपन फ्रैक्चर, तो फिर टूट फूट लगी रहती, बोन फ्रैक्चर होती रहती है, थोड़ा सा हिल के कहीं गिर गए फिर भी फ्रैक्चर। ठीक है जी, तो यहाँ तक बेटा मेरा ख्याल है मेरी बातें आपको समझ आ गई होगी। अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास, चलें फ्रैक्चर हो गया है, अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, अब उसका इलाज कैसे करें, उसका सद्देबाब क्या करें, यानी कि ट्रीटमेंट क्या है उसकी। तो ट्रीटमेंट में बेटा जब बोन टूट गई है ना, तो वो अक्सर बोन अपनी जगह से हिल जाती है। यानी ये बोन थी, दिस वॉज द बोन, कुछ इस तरह हो गई। ठीक है, ये कुछ इस तरह ऊपर नीचे हो गई है। तो सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। बोन को अपनी जगह पर लाना, रिडक्शन करना। अब केमिस्ट्री वाला रिडक्शन ना ले आना यहाँ पे। यहाँ पर रिडक्शन से मुराद है, री का मतलब होता है बेटा अगेन,
री का मतलब क्या होता है? अगेन। डक्शन का मतलब होता है प्लेस, ब्रिंग, ठीक है। तो दो है यहाँ पर, यानी री का मतलब अगेन, डक्शन मीन प्लेस, रखना, और ब्रिंग, लाना, ठीक है। यानी सिंपली ये जो ऊपर नीचे हो गई है ना बेटा, इसको इसकी जगह पर वापस लाना है। सॉरी, लेट मी चेंज द कलर। इसको इसकी जगह पर वापस लाना है इस तरह, साथ साथ शॉर्ट और लॉन्ग इंशाल्लाह आई विल कीप शोइंग यू। तो ये दोबारा इसको जिस जगह पर ये थी उसी जगह पर वापस लाना है, यानी अलाइनमेंट सही करना है, उसको रीअलाइन करना है। भी टूटी तो ये है, करनी क्या है इसकी? रीअलाइनमेंट करनी है, अपनी जगह पर वापस लाना है। अब ये कैसे कर सकते हैं आप? रिडक्शन के बेटा दो मेथड है। रिडक्शन दो तरीके से होती है, एक को हम बोलते हैं क्लोज रिडक्शन और एक को हम बोलते हैं ओपन रिडक्शन। क्लोज में सर्जरी नहीं होती, नो सर्जरी। तो ओपन में बेटा फिर क्या होती है? सर्जरी होती है। क्लोज में नो सर्जरी, इसमें सर्जरी होती है। अगर इसमें सर्जरी नहीं होती तो आपने देखा होगा कई डॉक्टर होते हैं, वो कहीं जोड़ निकल जाए, जॉइंट हिल जाए, वो अपने हाथों से पकड़ के हड्डियों को सीधा करते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे ये जो हमारा शोल्डर जॉइंट है, अक्सर डॉक्टर यहाँ से खींच के बिल्कुल उसको जगह पर लाकर लगाते हैं। तो इसमें हमें फिजिशियन हैंड की ज़रूरत होती है। फिजिशियन हैंड, डॉक्टर, फिजिशियन हैंड। फिजिशियन हैंड क्या करता है? उस बोन को कोएक्स्ड करता है। बेटा ये वर्ड ही बता रहा है, को मीन सेम, एक्स मीन एक्सिस, सेम एक्सिस पर लाता है। कहाँ लाता है बेटा? उसको सेम एक्सिस पर लाता है, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पूरी सर्जरी होती है, पिन्स यूज़ होती हैं, प्लस वायर्स यूज़ होती हैं। अब कई बच्चे डिफरेंस में लिख देते हैं यहाँ पर फिजिशियन नहीं चाहिए, डॉक्टर नहीं चाहिए। डॉक्टर दोनों में चाहिए, ये ना लिख देना कि फिजिशियन हैंड, नो फिजिशियन हैंड, ठीक है जी। फिजिशियन, डॉक्टर तो चाहिए चाहिए। इसमें ज़रा काट छांट काटा जाएगा, ठीक है, पूरा ट्रीटमेंट इसमें काटा जाएगा, इसमें इंसान को बाहर से ठीक करके वहीं से बाइंड कर दिया जाएगा। अगर माइनर फ्रैक्चर है, इतना बड़ा फ्रैक्चर नहीं है, तो ये ओपन और क्लोज की मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जगह पर ले आए हैं, लेकिन हम जैसा शरारती बच्चा टिक के बैठने वाला थोड़ी है। छोटे होते कितने शरारती थे आप। और फिर डॉक्टर क्या करते हैं? उस बोन को इमोबलाइज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? रिडक्शन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है इमोबलाइजेशन ऑफ द बोन, इमोबिलाइजेशन। अब इसमें कोई ऐसी तदबीर, कोई ऐसा तरीका इख्तियार किया जाएगा कि बोन दोबारा हिले ना, ठीक है। तो इसके दो तरीके हैं। नंबर वन, वी कैन यूज कास्ट, नंबर टू वी कैन यूज ट्रैक्शन। कास्ट एंड ट्रैक्शन, कास्ट एंड ट्रैक्शन। कास्ट बेटा क्या है? हमारे पास प्लास्टर, सुना हुआ है, हड्डी टूट गई, उसको प्लास्टर करवाना पड़ा, वाइट कलर का, ठीक है जी। और ट्रैक्शन क्या होता है? ये बड़ा मजे का, आपने किसी बंदे का बाजू टूटा हुआ देखो तो उसको रस्सी डाल के बाजू ऐसे रखवाया होता, ठीक है। यहाँ हॉस्पिटल में जाओ तो देखना ज़रा, ये उसकी नॉर्मल वाली टांग है, ठीक है, और ये एक टांग उसकी ऊपर रखवाई होती है डॉक्टर से, ठीक है, और साथ में यूं करके इसको बांधा होता है, ठीक है कि नहीं, ताकि ये हिले ना। इसको क्या बोलते हैं? ट्रैक्शन। कोई ऐसी चीज़ जिससे ये कि अच्छा, बच्चा कहता है सर कौन सा मेथड कब इस्तेमाल किया जाता है? दोनों डिपेंड करता है बंदा कैसा है। फुल बच्चा है, क्या है, प्लास्टर तो कर दिया जाता है, बाद में फिर उसको ऐस हालत में रखा जाता है कि वो हिलाए ना, और कभी कभार तो दोनों मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये बेटा इमोबिलाइजेशन है। उसके बाद आता है हीलिंग। जब आपने बोन की इमोबिलाइजेशन कर दी है कि वो मूव ना करे, तो उसके बाद हमने उसकी करनी है हीलिंग, उसको हील करना है, ठीक करना है। अब जो हीलिंग है, हीलिंग इसके लिए कितना वक्त चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू योर बुक 8 to 12 वीक्स चाहिए। यानी टाइम कितना चाहिए? सो टॉकिंग अबाउट द टाइम, सो दिस रिक्वायर 8 to 12 वीक्स, या वेरिएबल भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? वेरिएबल। वेरिएबल समझते हो?
चेंज। वेरिएबल क्यों होगा? वेरिएबल दो वजह से होगा, दो वजह हैं जिसकी वजह से ये वेरिएबल होगा, दो वजह हैं जिसकी वजह से ये वेरिएबल होगा। नंबर 1, आपकी जो बोन पर चोट लगी है उस पर आपका वेट पड़ता है, वेट बेयरिंग बोन, थाई बोन हो सकती है, ठीक है, हमारी थाइस की बोन, हमारी लेग्स की बोन हो सकती हैं। और नंबर 2 बेटा हमारे पास हो सकता है ओल्ड एज, आप बूढ़े हो चुके हैं। अब ओल्ड एज में ऐसा क्यों होता है तो उसके रीज़न लिखें। ओल्ड एज में डिफरेंट रीज़न है। नंबर 1 आप लिख सकते हैं, लिखें पुअर ब्लड सर्कुलेशन। क्या बेटा? ओल्ड एज में पुअर ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन होने की वजह से स्लो रिकवरी है, रिकवरी इतनी जल्दी नहीं होती। तो यहाँ तक मेरे बच्चों किस किस को ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब आएंगे फेजेस, अब आएंगे डिफरेंट स्टेप, तो यहाँ पर लिख लेना आप, ठीक है। नंबर 1 क्या हो रहा है? पुअर सर्कुलेशन, और पुअर सर्कुलेशन की वजह से स्लो होगी क्या? रिकवरी। अब बेटा हमारे पास हमने कहा है फेजेस आएंगे, फेजेस ऑफ बोन रिकवरी। समझिएगा, यही वो स्टेप है जहाँ पर मुझे आपका बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये लॉन्ग अलहदा से भी आ सकती हैं आपके पास, शॉर्ट भी आ सकती हैं, पूरा टॉपिक तो ये लॉन्ग आता ही आता है। तो फेजेस हम पढ़ने वाले हैं बेटा। सबसे पहला फेज है हीमाटोमा फॉर्मेशन। क्या है? अभी समझ आ जाएगी। हीमाटोमा फॉर्मेशन। अब ये हीमाटोमा है क्या, ये देखते हैं हम, लेकिन ज़रा एक बार देखें तो सही बेटा। ये हमारी बोन है, देखिएगा प्लीज़, और इस बोन्स के साथ बेटा लगे होते हैं मसल्स। क्या लगे होते हैं? मसल्स लगे होते हैं। ग्रीन से बना रहा हूँ, अब ये ना समझ लेना ग्रीन कलर का हमारा मसल होता है, ठीक है जी। और बोन के अंदर ब्लड वेसल होती है कि नहीं होती? होती है ना। और इर्द गिर्द टिश्यू में भी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। जैसे ही बोन टूटती है टिश्यू भी डैमेज करते हैं। अब ब्लड वेसल में क्या होता है? ब्लड होता है। जैसे ही वो रैप्चर करेगी उसमें से क्या निकलेगा? ब्लड निकलेगा, ब्लड निकलेगा ना ब्लड वेसल में से। तो अब आपने ये लिखनी है बातें क्या, कि जब बोन फ्रैक्चर होता है तो रप्चर होता है बेटा जी। कौन रप्चर होती हैं? ब्लड वेसल्स। किस किस जगह की ब्लड वेसल्स? 2 जगह की। नंबर 1 जो टिश्यू मौजूद है बोन के इर्द गिर्द। नंबर 2 जो ब्लड वेसल्स इन है, इनसाइड, अंदर मौजूद हैं, किसके? बोन के। बोन के अंदर मौजूद है, और जो इर्द गिर्द टिश्यू है। अब जब ये रप्चर करेंगी तो रप्चर करने से बेटा क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग होगी, अंदर खून होगा ना। पूरा मांस फट जाए तो खून बाहर आएगा, वरना आमतौर पे जब ऐसा होता है तो ब्लड अंदर अंदर रहता है। इसको बोलते हैं हेमरेज। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है? ब्लड वेसल दिमाग की फट जाती, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? हेमरेज। क्या बोलते हैं बेटा? अब ये जो हेमरेज हुआ है ये क्लॉट बनाता है। ये क्या बनाता है बेटा? यहां पर क्लॉट बनाता है। क्या बनाता है बेटा? क्लॉट। क्लॉट 3 काम करता है, लिखें। क्लॉट कितने काम करता है बेटा? 3 काम, ठीक है। ब्लॉक द ब्लड सप्लाई, ब्लॉक द ब्लड सप्लाई, स्टॉप द ब्लड सप्लाई इन द सराउंडिंग टिश्यू ऑफ द फ्रैक्चर। यहां पर अब ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। अब जब यहां पे ब्लड ही नहीं आएगा तो न्यूट्रिएंट्स आएंगे। नंबर 2 सेल डिप्राइव ऑफ फूड, सेल डिप्राइव ऑफ फूड, सेल को फूड नहीं मिलेगा। शाबाश। तो क्या होगा? फूड नहीं मिलेगा, आपको खाना नहीं मिला, जिंदा रहोगे? रहोगे नहीं ना। तो भाई सेल डेथ, पेन एंड स्वेलिंग, सेल डिप्राइव ऑफ फूड, सेल डेथ, पेन, स्वेलिंग, ये काम होंगे। क्लियर मेरा बेटा? अच्छा बेटा, ये जो ब्लड क्लॉट बना है ना, क्लॉट, इसको बोलते हैं हीमाटोमा। हेमरेज के बाद जो क्लॉट बना है इसको क्या बोलते हैं बेटा? हीमाटोमा। इसलिए इसको बोलते हैं हीमाटोमा फॉर्मेशन। क्लियर मेरा बेटा? नेक्स्ट स्टेप बेटा हमारे पास क्या आता है? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 हमारे पास आता है बेटा जी सॉफ्ट
सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन, सॉफ्ट कैलस फॉर्मेशन यानी कैलस बेटा होता है अनडिफरेंशिएटेड मैस ऑफ सेल, यानी ऐसा सेल का मैस जिसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर नहीं होता, अनडिफरेंशिएटेड होता है। स्किन डिफरेंशिएटेड सेल्स है ना, ये कोई अनडिफरेंशिएटेड नहीं है, आप इसे सॉफ्ट बोन भी कह सकते हैं। अच्छा सीन क्या है, ये सारा अमल 2 to 3 वीक्स में हो रहा होता है जब आपको चोट लगती है, ठीक है। और इस 2 to 3 वीक्स में सबसे पहले यहाँ पर कौन आ रहे हैं, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स। ये जो WBCs है यहाँ पर आकर ये जो क्लॉट बने हुए हैं खून के, जो ये खून के लोथड़े बने होते हैं, इनको हम डेब्रिस डेड सेल भी बोलते हैं। तो ये इनका पहला काम होता है क्लियर सेल डेब्रिस, गंद बला साफ करते हैं। क्लियर मेरा बेटा, अब ये साफ हो गया। अच्छा बात सुनिए ध्यान से, बात सुनिए बेटा ध्यान से। ये हमारे पास मैंने आपको बनाकर दिखाया है, क्या बनाकर दिखाया है कि यहां पर अब क्या बना हुआ है हमारे पास, हीमाटोमा बना हुआ। क्या बना हुआ है बेटा, जब बोन टूटी थी तो ब्लड सेल्स भी कट गई थी। अब ब्लड की जो हमारे पास नालियाँ थी भी कट गई थी। इन नालियों में ये ताकत है कि ये रीग्रो कर सकती, ये कैपिलरीज बनाएंगी और ये कैपिलरीज इन्वेड करेंगी। इन्वेड समझते हो, घुस जाएंगी किसके अंदर, हीमाटोमा के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, इन्वेजन, इन्वेजन किसकी, इन्वेजन ऑफ कैपिलरीज। अब यहां पर अगर कैपिलरीज आएंगी मेरा बच्चा, तो कैपिलरीज के साथ ब्लड नहीं आएगा। ब्लड जैसे यहां पर आएगा तो दो तरह के सेल यहां पर आएंगे, ऑस्टियो ब्लास्ट प्लस फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट। अब बेटा ऑस्टियोब्लास्ट बोन के इमेच्योर सेल हैं, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर्स के सेल हैं। ये आकर यहां पर दो चीजें बनाएंगे, बोन का इनिशियल स्ट्रक्चर, नॉट मैच्योर बोन, ठीक है, और साथ ही साथ फाइबर्स। तो एड रिजल्ट इन दोनों की वजह से यहां पर सॉफ्ट कैलस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, यहां पर सॉफ्ट कैलस बन जाएगा। अब आता है बेटा नेक्स्ट हमारे पास थर्ड स्टेप, ठीक है, और वो है बोनी कैलस फॉर्मेशन, बोनी कैलस फॉर्मेशन। अब यहां पर एक नरम सा स्ट्रक्चर बन चुका है, उसको हार्ड करना है। और उसको हार्ड करना है कैसे, यहाँ पर दो तरह के सेल आएंगे बेटा, एक आएंगे ऑस्टियोक्लास्ट प्लस दूसरे यहाँ पर सेल आएंगे ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स यहाँ पर क्या बनाएंगे, बोनी कैलस। क्या बनाएंगे यहाँ पर बेटा, बोनी कैलस। और ये वाले जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल हमारे पास, यहाँ पर क्लियर, ठीक है, स्क्रैप्स और पीसीस ऑफ बोन्स, ठीक है। यहाँ पर जो बोन जब टूटी थी कि थोड़े बहुत टुकड़े अंदर पड़े उस टूटी फूटी बोन के, तो उसको साफ करेंगे। दूसरा बेटा, जब इस बोन को बनाया जाता है ना, तो ये जो बोन बिल्कुल रिफाइंड शक्ल में नहीं होती। जैसे दो पुर्जों को वेल्डिंग की जाए तो वेल्डिंग करने के बाद ऊपर मसाला सा नज़र आ रहा होता है, यहाँ पर वेल्डिंग हुई है, इन दोनों को जोड़ा गया है, तो उनको वहाँ से ग्राइंडर से रिमूव किया जाता है। तो ये बोन को बिल्कुल फिनिशिंग शक्ल में लाते हैं, ठीक है। एट द एंड बेटा हमारे पास जो फोर्थ, अब ये यहाँ पर बोनी कैलस बन गया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास 2 to 3 मंथ तक ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। वैसे हमारे कितने चाहिए, हमने कहा था यहाँ पर हमें 8 to 12 वीक चाहिए, यानी 2 से 3 माह ही चाहिए। इसके बाद बेटा जी बोन को फर्दर हार्ड किया जाता है, इसके लिए कुछ मंथ लग सकते हैं, और इस अमल को बोलते हैं रीमॉडलिंग। क्या बोलते हैं इसको, रीमॉडलिंग। अब रीमॉडलिंग में क्या किया जाता है, रीमॉडलिंग में डेपोजिशन की जाती है मिनरल्स की, मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, मिनरल डाले जाते हैं, ठीक है, जैसे कैल्शियम वगैरह, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर डेपोजिशन होगी किसकी, ऑफ मिनरल्स,
सच एज कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है जी। और इससे क्या होगा, बॉन्ड में दो चेंजेस आएंगे, एक तो वो रिजिड हो जाएगी, दूसरा वो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। एंड आफ्टर दिस बॉन्ड विल एक्ट एज सेम एज ओल्ड बॉन्ड, जैसे पहले थी। इट विल रिस्पॉन्स टू द सेम एज टू द मैकेनिकल स्टिमुलाई, मेरे वजन को भी इसी तरह उठाएगी, मुझे भागने में उस तरह मदद देगी, अगर ये फुल रिकवर होगी तो, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास सारे स्टेप थे कि किस तरह एक बोन रिपेयर होती है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नए लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।